क्या रिफॉर्म्स? एग्जैक्टली इसमें जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अब अमेंडमेंट प्रोसेस क्या है? संविधान को समय समय पे हो सकता है किसी किसी चीजों चेंजेस की जरूरत पड़े, ठीक है? तो संविधान को बदलने का प्रक्रिया क्या है? उसमें कुछ लाना, उसमें से कुछ घटाना या कुछ चेंज करने का प्रक्रिया को हम लोग अमेंडमेंट प्रोसेस कहते हैं। देखा जाए तो तीन तरह के अमेंडमेंट प्रोसेस हैं। कौन कौन है? सिंपल, स्पेशल एंड स्पेशल विथ हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, ठीक है? कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजोरिटी से चेंज किए जा सकते हैं, जैसे क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर आर्टिकल 169, पार्लियामेंट हैव द पावर, ठीक है? कुछ ऐसे भी प्रोविजन है जिनको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है, जैसे इफ यू वांट टू ब्रिंग चेंजेस इन फंडामेंटल राइट्स दैट विल रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिनको स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट्स का भी कंसेंट चाहिए, एटलीस्ट हाफ स्टेट्स का। जैसे टोटल स्टेट्स आपको अभी 28 हैं, तो एटलीस्ट 14 स्टेट्स का कंसेंट होना चाहिए, तभी वो हो पाएंगे। अब उस अमेंडमेंट प्रोसेस में किस तरह के आते हैं प्रोविजन? तो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना हो, प्रेसिडेंट का पावर हो गया, ठीक है? तो ये चीज देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे प्रोविजन है जो इतने फ्लेक्सिबल हैं जो सिंपल मेजोरिटी से तुरंत चेंज हो सकते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी प्रोविजन है जिनको चेंज करने के लिए हम लोग को स्टेट्स का भी सहायता लेना पड़ता है और साथ साथ स्पेशल मेजोरिटी हासिल करना होगा, ठीक है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन सारे प्रोविजन से मिला है जो उसमें एक नेचर फ्लेक्सिबिलिटी का भी दिखता है और साथ साथ रिजिडिटी का भी दिख जाता है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन बताइए। और फीचर हो सकता है इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सेंटर। जी सर, जी सर, जी सर। टुवर्ड्स सेंटर, जिसको हम लोग एक तरह से कहते हैं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। जैसे इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सेंटर में देखेंगे तो हम लोग का एक दिखता है हम लोग का डिवीजन ऑफ पावर। अगर हम लोग बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर में, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सबसे ज्यादा सब्जेक्ट किसमें है? यूनियन लिस्ट में। मतलब एक तरह से ये दिखाने की कोशिश हो रहा है कि संविधान अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंटर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, ठीक है? दूसरा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जब एक तरफ देख रहे हैं कि कौन सेंटर की तरफ झुकाव है, तो ऑब्वियसली सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, तो सेंटर को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है। क्या स्टेट सेंटर पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है? ये इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या ऐसा प्रोविजन है क्या? नहीं है। क्या स्टेट सेंटर के ऊपर प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है? नहीं लगा सकता, ऐसा प्रोविजन ही नहीं है। एक मॉक इंटरव्यू हो रहा था यूपीएससी का, उसमें हम देखे थे ये क्वेश्चन पूछा गया था उनसे। दूसरा, सिंगल सिटीजनशिप। जैसे अगर यूएसए का हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को एक स्टेट का भी सिटीजनशिप देखने को मिल जाता है, वहां इंडिया में मिलता है क्या? नहीं। और सिटीजनशिप किसका पार्ट है? यूनियन लिस्ट का। क्या सिटीजनशिप के ऊपर कोई स्टेट बना सकता है लॉ? नहीं बना सकता। जैसे अभी सीएए जो आ रहा है, कल ही शायद सीए का एक प्रेस लिस्ट जारी हुआ, इसमें 14 सिटीजन को नागरिकता दिया गया है। तो ये जो एक्ट बनाया गया, ये किसके द्वारा बनाया गया? स्टेट द्वारा या सेंटर द्वारा? सेंटर द्वारा। इंक्लिनेशन किधर शो हो रहा है? सेंटर की तरफ थोड़ा झुकाव ज्यादा है, ठीक है? हालांकि ये एक मेंस का भी टॉपिक बन जाता है। कहा जाता है, क्वेश्चन आता है ऐसा, दैट इट इज सीन दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज समवेयर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सेंटर, जिसको हम लोग कोड वर्ड में ये भी कहते हैं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। प्रूव करिए ऐसा क्या क्या फीचर है जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को शो करता है, ठीक है? अब दूसरा होगा, और फीचर क्या हो सकता है इसमें?
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहां से लिया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ब्रिटेन से लिया गया है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जब हम लोग बात करते हैं तो उसके कुछ फीचर्स के बारे में भी एक थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे प्रेजेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है या नहीं है? हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड हु इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव? प्रेसिडेंट। ठीक है। दूसरा हो जाएगा मेजोरिटी ऑफ पार्टी रूल। जो भी पार्टी मेजोरिटी गेन करती है उसी की रूल चलती है, उसी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है, मेजोरिटी पार्टी रूल। ये सब क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ का फीचर है। दूसरा अगर आएंगे इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो ये देखते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट हम लोग का एपेक्स कोर्ट है। ठीक है। उसी के नक्शे कदम पे कह सकते हैं हाई कोर्ट भी रन करता है जो एक स्टेट में होता है, और उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है तो वो वर्डिक्ट हाई कोर्ट को भी फॉलो करना होता है और उसके लोअर कोर्ट्स को भी फॉलो करना होता है। ठीक है। साथ साथ जब हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी बात करते हैं तो देखते हैं कि जुडिशरी के ऊपर किसी भी अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। ठीक है। हालांकि अभी करंट में यह भी मुद्दा उठा है कि जुडिशरी जो है अंडर प्रेशर काम कर रही है। ठीक है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोले हैं कि जुडिशरी में अंडर प्रेशर कोई काम नहीं होता। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंस का भी एक टॉपिक है जिसमें अलग अलग तरह से ये इंश्योर किया जाता है कि जुडिशरी के पास इंडिपेंडेंस हो काम करने का। जैसे मास्टर रोस्टर सीजीआई होते हैं, केसेस को अलॉट वही करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन जो होते हैं वो भी जुडिशरी करती है। इवन तो अपॉइंटमेंट में भी कॉलेजियन सिस्टम सबसे एक अहम फीचर बन जाता है जो ये शो करता है दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, है या नहीं है। ठीक है। तो जब हम लोग बात करें इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो वो एम्पावर हो रहा है ना, तो वो भी एक फीचर ही है। हाँ, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी तो फीचर ही है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है प्रणव? थर्ड। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड पार्ट में है, डीपीएसपी फोर्थ। तो अब निको आप बताइए फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में है? थर्ड है, फोर्थ है, फंडामेंटल ड्यूटी सेकंड में सिटीजनशिप है। निभा आप बताइए। फोर का है, वेरी गुड, निभा रिवीजन कर रही है। फोर का ए, स्टार मार्क करेंगे फोर का ए। क्यों स्टार मार्क करेंगे? माइट बी मोस्ट ऑफ द को लगेगा कि ये फिफ्थ है, लेकिन फिफ्थ ये है ही नहीं। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ पार्ट में क्या है हम लोग का? फिफ्थ पार्ट में हम लोग का है यूनियन, और सिक्स में स्टेट। इसका ट्रिक क्या है? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4A, फिफ्थ और सिक्स। यूनियन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, यूनियन, स्टेट्स। किसी को मेंशन करना तो कर ले क्योंकि हमको अभी भी याद है। अब इसके बाद और फीचर क्या हो सकता है सोच के बताइए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या लगता है कि वो फीचर में और शामिल हो सकता है? यहाँ पे हम लोग को आएगा आर्टिकल 326 जो बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट
फ्रेंचाइज, ये भी तो एक फीचर ही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो भी व्यक्ति 18 साल के ऊपर के हैं उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त करता देता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन ये भी मेंशन कर लें कि पहले वोटिंग एज क्या था? पहले वोटिंग एज क्या था? क्या है क्वेश्चन प्रणव? देखिए वो बता देते हैं, हम ये पूरा लिख नहीं पाए यहाँ पे, इसका जो ट्रिक काम करता है वो है ये, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, बता देते हैं, फ्रॉम यूएस, ये है ट्रिक। ठीक है, इसीलिए तो डिफरेंशिएट है, ये यूएस वाला है, यूएसए वाला, और ये यहाँ पे सिर्फ यू है। ये यूनियन एंड टेरिटरी है तो कंप्लीटली, ये जो है ये पूरा यूनियन टेरिटरी है, ये पार्टिकुलरली सिर्फ यूनियन के ही बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब जैसे यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात करेंगे तो उसमें 4 आर्टिकल है, 1 to 4। पहला क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। पहला क्या डिफाइन कर रहा है? दैट इंडिया दैट इज भारत, वो नाम डिफाइन कर रहा है, और शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट मतलब नो स्टेट्स हैव राइट टू सीट फ्रॉम इंडिया। इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना कि डिस्ट्रक्टेबल अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ अ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। दूसरा आर्टिकल क्या कहता है? दूसरा आर्टिकल क्या कहता है? दूसरा और तीसरा आर्टिकल में एक माइन्यूट सा फर्क है, जब यूनियन टेरिटरी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें डील करेंगे। उसमें बेसिकली बात करता है एडमिशन और रीऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है, और फोर्थ आर्टिकल ये कहता है दैट all the changes done under article 2 and article 3 will not be counted under article 368। मतलब उसको अमेंडमेंट के तौर पे नहीं समझा जा सकता है, यही है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग का ये था कि पहले हम लोग का वोटिंग एज कितना था? 21, और अब कितना है? 18 है। ये 21 से 18 कब किया गया? हाँ देखिए, 61st ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988, however इन इफेक्ट आएगा वो 89 से। इस डेट पे ध्यान देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 88 में, लेकिन इन इफेक्ट कब आ रहा है? तो 89 के इलेक्शन से आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन करंट अफेयर से थोड़ा पॉलिटिकल पॉलिटी से रिलेटेड है। ये जो नारी शक्ति वंदना अधिनियम आ रहा है, क्या तो ये मेंशन कर लिए हैं। दूसरा अब आगे बढ़ते हैं, एक और फीचर है, वो है सेक्युलर। कब जोड़ा गया था? बीपीएससी का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी है बीपीएससी का कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, कब जोड़ा गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976, 76। और इसमें सिर्फ सेक्युलर शब्द नहीं जोड़ा गया था, जोड़ा गया था 3 शब्द। ठीक है, क्या प्रणव सिद्धार्थ? और अगर जब पूछा जाएगा वेर इट वाज इनेक्टेड तो साफ साफ इसको हटा दीजिएगा, सेक्युलर शब्द वाले फीचर को, फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, साथ साथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेंशन रहेगा, लेकिन एज मेंशन नहीं रहेगा, एज तो बाद में रिड्यूस किया गया ना। ठीक है, अब और फीचर क्या हो सकता है? इमरजेंसी प्रोविजन लिख लीजिए और फीचर में,
इमरजेंसी प्रोविजन किस पार्ट में है, किस पार्ट में मेंशन है इमरजेंसी प्रोविजन? निभा, इमरजेंसी प्रोविजन किस पार्ट में है? थोड़ा एफर्ट करिए आप लोग, देख के आइएगा। इसका आर्टिकल शुरू होता है 350 360, जिसमें 352 क्या है हम लोग का, नेशनल इमरजेंसी का बात करता है। दूसरा है आर्टिकल 356 जो बात करेगा प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, जिसको एक तरह से हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। और फिर हम लोग का आता है 360 जिसमें हम लोग का है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप लोग सब देख के आइएगा किस पार्ट में, नहीं तो फिर हम कल एक बात सारा बताइए। इंडिपेंडेंट बॉडीज लिख लीजिए, इतना फीचर आई गेस काफी होगा आप लोग के लिए। पे ठीक है, कितने शेड्यूल्स हैं प्रणव अभी? सूरज शेड्यूल्स कितने हैं अभी? 12। और पहले कितना थे सतविजय? 8। गुड। अब इसका भी ट्रिक लिख ही लें आप लोग। अब वाहियात हो या अच्छा हो, सिद्धार्थ याद हो जाए। टी फॉर टेरिटरी। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? नहीं, बता देते हैं, पहले लिख लीजिए ना, बता देते हैं फिर। आप लिखिए, हम फिर बता दे रहे हैं, पहले लिखिए ना।
लोग का क्या है, टेरिटरी। ये है हमारा यूनियन, स्टेट्स एंड टेरिटरी के बारे में बात करेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग का शेड्यूल है एमोलमेंट्स। एमोलमेंट्स मतलब होता है, एक तरह से समझना हो तो सैलरी समझ सकते हैं, ठीक है। थर्ड हम लोग का क्या कह रहा है सूरज, थर्ड क्या है, अफर्मेशन। इसको समझना है तो हम लोग समझ सकते हैं ओथ के फॉर्म में। ओथ क्या होता है सत्विजय, शपथ, ठीक है। फोर्थ है हम लोग का एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, लिखते जाएंगे एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ है प्रोविजंस अबाउट शेड्यूल कास्ट, ठीक है। सिक्स्थ है प्रोविजंस फॉर ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल कास्ट। प्राइस वाला सिक्स में आ जाएगा, उसमें भी सिक्स में देखेंगे तो इसमें बेसिकली उसका ट्रिक है ATM स्क्वायर, जिसमें आएगा हम लोग का असम, त्रिपुरा, पहला M में होगा मेघालय और दूसरा M में होगा मिजोरम। अगर कोई भी पूछेगा कि सिक्स शेड्यूल में कितने स्टेट्स हैं तो कितने हैं, कितने हैं, चार। कौन कौन से हैं, मेघालय, मिजोरम। इसी सिक्स शेड्यूल में लद्दाख आने का बात कर रहा था लेकिन उसको लाया नहीं गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर सिक्स शेड्यूल में आता तो उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाना पड़ता, ठीक है। सिक्स शेड्यूल तक हो चुका है। सेवन शेड्यूल बात करता है फेडरल सिस्टम का, जो बात करता है डिवीजन ऑफ पावर, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, लिख लेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। एथ शेड्यूल बात करता है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो अभी टोटल कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं बताइए, कितने हैं वैष्णवी, 15 या 50, बताइए। अब एक क्वेश्चन आज ही के क्लास से, लैंग्वेज कमिटी के हेड कौन थे, चेयरमैन, SK धर कमिटी, ठीक है। अब 9 शेड्यूल आते हैं तो 9 शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स है। 9 शेड्यूल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। पहले जो भी चीजों को या किसी एक्ट को, किसी लॉ को 9 शेड्यूल में डाल दिया जाता था तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाता था, लेकिन फिर कुछ केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि नहीं, अब जो है जो भी लॉज आएंगे वो जुडिशियल रिव्यू के परवी में आ सकते हैं, इवन दो वो 9 शेड्यूल में आए तब भी, ठीक है। 10th हम लोग का बात करता है डिफेक्शन के बारे में, जिसको लिखेंगे हम लोग एंटी डिफेक्शन, ब्रैकेट में लिख लेंगे एंटी डिफेक्शन। अब एंटी डिफेक्शन क्या होता है, दल बदल कानून। मतलब अगर आपको एक पार्टी से छोड़ के दूसरे पार्टी में मिलना है तो आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ होना चाहिए उस पार्टी को छोड़ने के लिए। अगर आप उससे नीचे हैं स्ट्रेंथ से तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। जब हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन के बारे में और तब इसके बारे में जाएंगे। अभी फॉर अ शेड्यूल जानने के लिए 10th शेड्यूल किस बारे में बात करता है, एंटी डिफेक्शन के बारे में। 11th शेड्यूल हम लोग का बात करता है पंचायती रिफॉर्म्स और 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, ठीक है। अब इन सारे के अलावा एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो हॉट फेवरेट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो लिख लेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, members of constituent assembly were selected on the basis of
electoral collage. On the basis of electoral collage. ठीक है. दूसरा, who was the first temporary vice president of constituent assembly? प्रणव. वो तो प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? टेम्पोररी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. देखिए, फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? सचिदानंद सिन्हा. ठीक है. फर्स्ट टेम्पोररी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? राजेंद्र प्रसाद. फर्स्ट परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? ठीक है. तो पहले टेम्पोररी वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? फ्रैंक एंथनी. अब एक चार्ट बन गया. आया हुआ है तभी हम लिखवाए हैं. हाउ मेनी वुमेन्स वे देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पहले ये चार्ट बना ले आप लोग एक जगह. दस, 11. ठीक है. निकू 5, सूरज 8, सत्यविजय 15, प्रणव 4, 5, 45 या 4, 5, 4 या 5. वैष्णवी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. कुछ स्टेटमेंट हैं जो एग्जामिनेशन में हो सकता है पूछा जाए कि ये किसका स्टेटमेंट है. सीडीपीओ के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया. ये स्टेटमेंट है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया. ये किनका स्टेटमेंट हो सकता है? लिख लीजिए. नहीं, लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिख लीजिए आप प्रणव. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया. ये स्टेटमेंट है ग्रैनविल ऑस्टिन का. ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्राहम विल नहीं. ग्रैनविल ऑस्टिन. फिलोसफर. दूसरा, क्वासी फेडरल किसका स्टेटमेंट है? क्वासी फेडरल लिख लीजिए. क्वासी फेडरल ये किनका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है केसी केसी वरे.
दूसरा, अगस्त ऑफर इज अ डेड लेटर, इनका स्टेटमेंट हो सकता है? हाँ, अगस्त ऑफर इज अ डेड लेटर किनका स्टेटमेंट है? सत्विजय, किनका स्टेटमेंट है? अगस्त ऑफर इज अ डेड लेटर, जवाहरलाल नेहरू। अब ये अगस्त ऑफर इज अ डेड लेटर क्यों बोला गया है जवाहरलाल नेहरू द्वारा? क्योंकि बोला गया कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो होगा, लेकिन इसमें ब्रिटिशर्स भी होंगे, जबकि डिमांड क्या था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंप्लीटली इंडियंस द्वारा ही बनाया जाएगा, इसीलिए इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? एक्ट ऑफ 1935, ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे नेशनल फ्लैग कब आया था? तो 22 जुलाई 1947 लिख लेंगे। बता दे रहे, सब बता दे रहे। नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947। नेशनल एंथम आया था 24 जनवरी 1950। नेशनल फ्लैग था 22 जुलाई 1947। वो नेशनल एंथम था। नेशनल एंथम आया था 24 जनवरी 1950 और नेशनल सॉन्ग था 24 जनवरी 1950। हम्म, सिर्फ फ्लैग आया है 22 जुलाई 1947 को। अब इंडिया जो है कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप को रेटिफाई किया था किस डेट को? मई 1949 में। इंडिया रेटिफाइड मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। When did Rajendra Prasad become the first president of India? 24th of January 1950। And first elected parliament with two houses came in the year 1952। First elected parliament with two houses came in the year 1952। जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, कोई